हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग देखिए उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन मतलब उड़ीसा का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, जिसका डेट था 5 जून 2024। उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 130 तक के सॉल्यूशंस को कर लिया है। ठीक है, तो आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपके आगामी आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसके सोल्यूशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपने स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 134 131 कहा जा रहा था, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल को एक सर्कल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ये होता है कि सर्कल बाहर होगा, ट्रायंगल अंदर होगा। तो कुछ एक रफ फिगर में बनाओ तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में क्या कहा गया है, इसके जो साइड्स हैं वो किस रेशियो में, 3:4:5 में है। 3:4:5 में है। ठीक है, तो देखिए एक काम मैं करता हूँ कि सबसे बड़ा जो है उसको हाइपोटेनस ले लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 5x, इसको कर देता हूँ 3x, और इसको कर देता हूँ 4x। इसके जो साइड, इसके जो रेशियो हो गए 3:4:5 में, इसके साइड हो गए। ठीक है, 3:4:5 के रेशियो में। फिर करा जाए हाइपोटेनस का लेंथ 25 है। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 25। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। x इज इक्वल टू 5 रख दें, इसका मतलब हाइपोटेनस का लेंथ 25, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आ जाएगा, 15, और जो बेस का लेंथ है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बन चुका है। अब देखिए एक खास बात ये होती है कि आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल में जो भी ट्रायंगल बनता है, मान लीजिए सेमी सर्कल है, इसके बाउंड्री पे कहीं भी कोई पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया मैंने। ठीक, तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो निश्चित रूप से जो ये हमारा ए बी होगा, ए बी, वो क्या करेगा, डायमीटर, सर्कल के डायमीटर का काम करेगा। क्योंकि सेमी सर्कल 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो समझ लीजिए वो सेमी सर्कल है। मतलब ए बी और सी की बात कर ले, ये पूरा का पूरा हमारा क्या, सेमी सर्कल है। ठीक है, इसका मतलब ए बी डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, तो डायमीटर का काम करेगा, इसका मतलब 2r इज इक्वल टू कितना होगा, 25। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 25/2 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, है ना, आपसे पूछा जा रहा है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ से 2 और पाई और आर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 25/2। 2 से कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25π। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पूछा जा रहा है, अगर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर सेम एज दैट ऑर्डर ऑफ ए, देन फॉर एनी नेचुरल नंबर एन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपको यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है ए क्यूब इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू आई। अब अगर दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर ए क्यूब इज इक्वल टू आई है, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दें तो इसका मतलब ए की पावर 6 भी हमको कितना मिलेगा, आई मिलेगा। ए की पावर 6 भी हमको कितना मिलेगा, आई मिलेगा। यहाँ दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की पावर 5 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए की पावर 9 भी हमको कितना मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से ए की पावर 12 की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की पावर 11 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ए इनवर्स मिलेगा। ये कुछ हमने रिजल्ट यहाँ से निकाल दिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब ये देखिए यहाँ पर आंसर एन के फॉर्म में दिया गया है।
ठीक है, ओके। अब देखो पहले ऑप्शन को मैं चेक करने जाऊं, अगर पहला ऑप्शन मेरा क्या है, ए की पावर 3n-2। अगर इसमें ये n नेचुरल नंबर है, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूंगा, n इज इक्वल टू 1 रखें क्या मिलेगा, 3-2 मतलब a मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब a इनवर्स इज इक्वल टू a मिला। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 6 -2 मतलब a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इनवर्स मिलेगा। क्या ऐसा रिजल्ट आ रहा है, a की पावर 4 इज इक्वल टू a इनवर्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलिए सेकंड ऑप्शन पुट करके देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि a इनवर्स किसके बराबर आएगा, a की पावर 3n+2+2। ठीक है, इसमें n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 2+9+2 a की पावर 11 के बराबर आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 2+2 4 3 12+2 14 के बराबर आ जाएगा, a की पावर 14 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए a की पावर 11 है ना, a की पावर 14 ऐसा मिल रहा है, हमें भी मिल रहा था a की पावर 11। अगला क्या मिलता हमको, a की पावर 14 ही मिलता हमको, a की पावर 14 इज इक्वल टू a इनवर्स ऐसा मिलता हमको। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में आप रख के देख लीजिए। अगर थर्ड ऑप्शन इन्होंने कहा कि ए इनवर्स किसके बराबर, ए की पावर 3n-1-2, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1-1 0, मतलब कितना मिल जाएगा, ए की पावर -2। क्या ए इनवर्स ए की पावर -2 के बराबर है? नहीं, कहीं भी हमने ये अपने रिलेशन में ऐसा नहीं निकाला है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे फोर्थ ऑप्शन में रख के देख लीजिएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। कहा जा रहा है, if x square plus y square is equal to 14x minus 10y plus 7, then find the maximum value of 7x plus 24y। अब देखिए यहाँ पे दो दो वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना, दो वेरिएबल में निकालना है। ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से 10+2 लेवल में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो लेफ्ट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। देखिए एक्स स्क्वायर है, राइट में 14x है, लेफ्ट में ले लीजिए -14x, और इसमें कितना हो जाएगा 49 ऐड कर दीजिए, 49 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर और हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर है, राइट में कितना -10y, लेफ्ट में बोला है तो +10y, और बी कितना मिला 5, मतलब 25 ऐड कर देंगे हम लोग और 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, 7, 7 को भी हम लोग लेफ्ट में बुला लेते हैं, -7 इज इक्वल टू 0। कितना क्या बन गया, ये x-7 का होल स्क्वायर प्लस क्या बन गया, y+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो बाकी कुछ बचा हुआ है कांस्टेंट -49 -25 प्लस 7, उसको राइट में भेज देंगे, कितना हो जाएगा 81। तो क्या ये सर्कल बना, हाँ बिल्कुल सर्कल का इक्वेशन हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। क्या हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं मान लेता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अगर आपको पता हो, x माइनस एच को लिखा जाता है आर कॉस थीटा, और y माइनस के को क्या लिखा जाता है, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x-7 इज इक्वल टू आर, मतलब आर स्क्वायर 81 है तो आर कितना हो गया 9, x-7 इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा, और y+5 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 9 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 7 + 9 कॉस थीटा, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -5 + 9 साइन थीटा। अब मुझे क्या निकालना, 7x + 24y निकालना है। तो 7x + 24y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 7x + 24y निकालें तो हमें मिल जाएगा 63 cos थीटा, 63 cos थीटा प्लस 216 sin थीटा, 216 sin थीटा, और -71। अब इसी का मुझे -71, 17 नहीं -71। अब देखिए आपको मालूम होगा कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आती है वो क्या आ जाती है, √a² + b²। तो इसकी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है 63 उसका स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का जो कोफिशिएंट 216 उसका स्क्वायर करेंगे, और बाद में -71 क्या करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 225 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा -71, सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर कितना मिल जाएगा 154। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 133 था उसको आपने किस मेथड से सॉल्व किया, क्या आपने इसी मेथड से सॉल्व किया, या आपने ग्रेजुएशन वाला जो मेथड था लैग्रेंज मल्टीप्लायर वगैरह, या वहां दो वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम उससे आपने किया, या किस मेथड से किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है 134, कहा जा रहा है लेट E1 E2 E3 बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्यूब, T फ्रॉम R क्यूब टू R क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस इज दिस, देन वी कैन से दैट व्हाट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स का नाम होता है परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, परमुटेशन मैट्रिक्स किसको कहते हैं? परमुटेशन मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि इसके रो का जो सम होता है वो 1 होता है, ऐसे कॉलम का भी सम कितना होता है? 1 होता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सम देखिएगा 1 होगा। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट 1 होगा, बाकी 0 0। किसी भी रो में एक एलिमेंट 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 0 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। पहले रो में अगर बात करें तो 1 कौन से नंबर पे है, मतलब ये जो कौन सा एलिमेंट A13 है, मतलब इसको परमुटेशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 3। दूसरे नंबर 1 कौन से नंबर पे है? 2 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 2। और तीसरे नंबर 1 कौन से नंबर पे? 3 1 पे है, तो 3 1। ऐसे परमुटेशन फॉर्म में इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ट्रांसपोजिशन में बदलें इसको अगर, तो 1 3 पे गया, 1 3 पे गया, और फिर 3 1 पे गया, और 2 2 पे गया। ऐसे इसको परमुटे ऐसे हम लोग ट्रांसपोजिशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि देखिए, ये जो ट्रांसपोजिशन है आपका, इसका लेंथ कितना है? 2 लेंथ का है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका लेंथ कितना 1 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 1 लिखेंगे। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, और अगर आइगन वैल्यू की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो आइगन वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 1 1 और माइनस 1 आ जाएगा, 1 1 और माइनस 1। तो तीसरा ऑप्शन इन्होंने कहा कि टी हैज आइगन वैल्यूज दैट आर डिस्टिंक्ट। कहाँ डिस्टिंक्ट है? दो तो सेम है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है टी हैज ए नॉन जीरो नल स्पेस। टी हैज ए नॉन जीरो नल स्पेस। नल स्पेस अगर निकालना है तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रैंक निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रैंक निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका रैंक? अगर हम लोग रैंक निकालने की अगर बात करें, अब रैंक तो इसका 3 देख ही पा रहे होंगे, इसमें 3 पाइवोट एलिमेंट है। ए 1 2 और 3, 3 पाइवोट एलिमेंट है। इसका मतलब इसका रैंक का कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब इसकी नलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। रैंक और नलिटी मिला के जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसके बराबर होता है। नलिटी इसकी 0 हो गई। नलिटी 0 का होने का मतलब इसके जो नल स्पेस है उसमें सिर्फ 0 0 एलिमेंट आएगा। इसके नल स्पेस में जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ क्या आएगा? 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं? टी हैज ए नॉन जीरो नल स्पेस। नल स्पेस में कह रहे हैं नॉन जीरो नल स्पेस है, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जो नॉन जीरो है, ऐसा तो नहीं मिल रहा मुझे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं टी हैज आइगन वेक्टर दैट स्पैन आर क्यूब। कह रहा है टी में जो आइगन वेक्टर है वो आर क्यूब को क्या करते हैं? स्पैन करते हैं। इसके लिए मुझे क्या मतलब ये कह मुझे ये पता लगाना है, जैसे आर क्यूब का डायमेंशन कितना होता है? 3 होता है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि इसके जो तीनों आइगन वेक्टर हैं वो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हम कह देंगे कि टी हैज आइगन वेक्टर दैट स्पैन्स आर क्यूब। तो इसका मतलब तीन लीनियरली आइगन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर दिखाने के लिए मुझे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना? जीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? इसके आइगन वैल्यू क्या क्या? 1 1 और माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 तो के कोरस्पॉन्डिंग तो एक आइगन वेक्टर मिलेगा ही। अब आपको देखना है कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर मिलते हैं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका ऑर्डर कितना? 3 माइनस रैंक ऑफ विच मैट्रिक्स? ए माइनस लैम्डा आई, मतलब ए माइनस 1 आई। ए माइनस आई मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 3 माइनस रैंक ऑफ विच मैट्रिक्स? ए माइनस आई। तो वो कितना आ जाएगा? अगर उसको लिखें, ए मैट्रिक्स आपको दिया ही है, उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो माइनस 1 0 1। फिर कितना आ जाएगा? 0 0 0। फिर कितना आ जाएगा? 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना मिल रहा है? इसका रैंक तो 1 है। ठीक, इसका मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका जीएम कितना मिल गया? 2। लैम्डा इज इक्वल टू 1 का जीएम कितना मिल गया? 2। और अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी है? 2। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे को कहते हैं? जो हमारा आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट किया? आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट किया था, AM2, और जीएम हमने निकाल के दिखाया 2। जब एम जीएम मिल जाता है बराबर, इसका मतलब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे और माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग एक मिलेगा। टोटल 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। इसका मतलब ये आर क्यू को क्या करेगा? स्पैन करेगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्या कहा जा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इन दिस एक्सपेंशन। देखिए इस एक्सपेंशन में पहले मैं 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n, फिर माइनस एक्स टाइम्स
कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन हो जाएगा। अब मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना, एक्स की पावर एन माइनस वन का। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट निकालूंगा किसका, एक्स की पावर एन माइनस वन का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन। और चूंकि यहाँ एक्स पहले से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसमें मैं कोफिशिएंट किसका निकालूंगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन में किसका कोफिशिएंट निकालूंगा, एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट निकालूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन में का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, एनसीआर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। ठीक है, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट एनसीआर आता है। ठीक है, तो मुझे निकालना एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट। तो कितना आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन। और यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट निकालना है, जो कि कितना आ जाएगा एन सी एन माइनस टू। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एन सी वन माइनस एन सी टू के बराबर आ जाएगा। एन सी वन माइनस एन सी टू, एन सी वन एन होता है और एन सी टू कितना हो जाता है, एन एन माइनस वन बाई टू हो जाता है। ठीक है, एन एन माइनस वन बाई टू आ जाता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3n माइनस एन स्क्वायर बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। अगर बीच में कोई क्वेश्चन मिस हुआ होगा तो समझ लीजिएगा वो पेडागोजी का क्वेश्चन, मैं पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं वो आपको करवा रहा हूँ। इफ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो पूछा जा रहा है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, इसका फार्मूला आता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। और राइट हैंड साइड में कितना, पाई बाई सिक्स। टेन को उधर अगर मैं भेज दूं तो ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल टेन पाई बाई सिक्स। टेन पाई बाई सिक्स कितना मिलता है, वन बाई रूट थ्री मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन माइनस ए बी अपॉन कितना मिल जाएगा, रूट थ्री मिल जाएगा। तो वन माइनस ए बी अपॉन रूट थ्री के साथ थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 कहा जाएगा, लेट एक्स वाई जेड बी द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए, अगर इसमें आप थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, किसके बराबर आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो किसके बराबर आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आता है। तो कौन सा इसमें से देखिए कौन सा रूल लग रहा है, ए यूनियन बी, ये फर्स्ट वाला, एक्स वाई, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी को आप चेक कर लेंगे। देखिए, सेकंड वाला गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि एन ए यूनियन बी हमारे पास क्या आता है, एन ए यूनियन बी हमारे पास आता है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये फोर्थ वाला भी आपको क्या लगाना है, इसमें फोर्थ वाले में भी आपको डिमॉर्गन्स लॉ लगाना है। ठीक है, तो वहां से ये जो है हमारा गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यूज। देखिए, रेंज, जैसे रेंज हम बताते हैं ना, 10 से 20 रेंज है, 20 से 30 रेंज है। कभी हम ऐसा तो नहीं बताते -10 से -20 रेंज है, ऐसा तो नहीं बताते कभी। इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पूछ रहे कौन सा नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो रेंज तो नहीं रखेगा, ये गलत है। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हमारा जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये भी नहीं होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी किससे जुड़ा हुआ है, वेरिएंस जुड़ा हुआ है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका नेगेटिव कौन सा आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। आइडेंटिफाई द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड PASTOR क्वेश्चन सच दैट नो वावल्स ऑक्युपाइज एट द इवन पोजीशन। टोटल देखिए कितने लेटर्स इसमें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वावल की बात करें, वावल दो हैं, कौन कौन है वावल है, ए और ओ, ए और ओ वावल है। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, इवन प्लेसेस की बात कर रहा है। इवन प्लेसेस एक तो 2 नंबर वाली है, एक तो 4 नंबर वाली है, एक तो 6 नंबर वाली है। तो ये कह रहा है कि नो वावल ऑक्युपाइज एट द इवन प्लेसेस, नो वावल ऑक्युपाइज एट द इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस 3 तो छोड़ दें। ठीक है, इवन प्लेसेस में नहीं आने चाहिए, मतलब कहाँ आने चाहिए, ऑड प्लेसेस पे।
ऑड प्लेसेस कितने, 3 है, तो 3 प्लेसेस तो 2 वावल को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3p2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वावल का काम हो गया। अब कॉन्सोनेंट कितने, 4 हैं, तो और जगह भी हमारे पास कितना, 4 है, तो 4 कॉन्सोनेंट को 4 जगह हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 3p2 कितना आ जाएगा, 3 × 2, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 144 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का जो मिडिल टर्म क्या होगा इसके एक्सपेंशन में। अब देखिए पावर अगर 12 लगा है तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 आएंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब सेवंथ टर्म मिडिल टर्म होगा, सेवंथ टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। इसका मतलब मुझे T7 निकालना है। T7 को मैं क्या लिखूंगा, T6+1। अब TR+1 का फार्मूला आपको मालूम है, क्या होता है, एनसीआर एक्स की पावर n-r और वाई की पावर r। तो अगर हम लोग ये लिखें तो क्या मिल जाएगा हमको, 12c6, हमको मिल जाएगा 12c6 एनसीआर 2x³ की पावर n-r मतलब 6, और y की पावर r मतलब -1/x² की पावर 6। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 6 मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का जरा आई क्यूब, देखिए आई क्यूब कितना होता है, आई क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। यहाँ मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, आई क्यूब प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 18 और आयोटा की पावर 21। आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 6 मतलब आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब आई पर -1, आयोटा के पावर 9 का मतलब आयोटा, और आयोटा के पावर 4 मतलब 1, आयोटा के पावर 15 कितना हो जाएगा, 4 से भाग देने के तो आयोटा माइनस आयोटा बचेगा। आयोटा के पावर 18 कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, और ये कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, +1 -1 कट गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, आंसर कितना आ गया, -1। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 का जरा लैम्डा इज इक्वल टू -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब तक आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x होता है वही हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। x हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है, और जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। लैम्डा हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। ठीक है, ये सारे हम अपने जो लेक्चर्स में अभी आपको करवा रहा हूँ DSSB का, लीनियर अलजेब्रा का, मैं डिटेल में पूरे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत करवा रहा हूँ। उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा, अगर आपके जो सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा है तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा हमारा कितना, -2, इसका मतलब क्या मुझे निकालना है, a + 2i मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसमें 2i और जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, डायगोनल पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डायगोनल पे हमारे पास आ जाएगा 5, ये तो -2 रहेगा, तो 0 रहेगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0 0 और 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x है आइगन वेक्टर, इसको मैं लिखता हूँ x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 0 0 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ थर्ड थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम में, तो क्या मिलेगा हमको, 3x3 बराबर 0, मतलब x3 बराबर कितना मिल गया, 0 मिल गया, x3 0 मिल गया। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड बचा हुआ है। सेकंड को सॉल्व करेंगे तो भी क्या मिलेगा, x3 बराबर 0 मिलेगा। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 5x1 -2x2 -2x3 बराबर 0। तो x3 तो 0 है, ये तो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 5x1 बराबर 2x2। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, x1/2 इज इक्वल टू x2/5। x1 की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ और x2 की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। तो आइगन वेक्टर मुझे क्या निकालना था, x1 x2 x3, और x1 की वैल्यू आ गई 2, x2 की वैल्यू आ गई 5, और x3 कितना मिला था, 0। आइगन वेक्टर 2 5 0 मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 कहा जा रहा है आपसे 147 में
इफ ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, तो आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की पावर एक्स हो गया और ए की पावर वाई को मैं राइट में कलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए की पावर वाई और प्लस ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो यहाँ से ए की पावर वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वन प्लस ए की पावर एक्स मिल जाएगा और लेफ्ट में कितना है, ए की पावर एक्स है। तो यहाँ से मुझे ए की पावर वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ए की पावर वन प्लस ए की पावर एक्स मिल जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स। इसको मैं कुछ नंबर इक्वेशन कुछ डालकर लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं, क्या मिलेगा, वाई लॉग ए इज इक्वल टू एक्स लॉग ए माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ वन प्लस ए की पावर एक्स। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या लॉग ए तो कांस्टेंट है, क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 मतलब लॉग ए माइनस लॉग एक्स का कितना मिल जाएगा, 1 बाई एक्स मतलब 1 प्लस ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए मिल जाएगा। लॉग ए लॉग ए लॉग ए को काट देते हैं तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, और 1 अपॉन 1 की पावर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 से कितना लिखा था, ए की पावर वाई माइनस एक्स। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, ए की पावर वाई माइनस एक्स। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 148 कहा जा रहा है एबीसी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी इज अ ट्रायंगल विथ पेरीमीटर इज इक्वल टू 12। ठीक है, पेरीमीटर 12 मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड लेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका जो साइड्स है वो क्या, प्राइम नंबर। तो मुझे ए बी सी ऐसे चूज करना है तो उसका सम 12 आना चाहिए। अब पूछ रहे एरिया ट्रायंगल क्या होगा, तो क्या मैं इसको रेंडमली चूज कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे मन में कुछ ऐसे प्राइम नंबर आ सकते हैं। तो देखिए अगर मैं a इज इक्वल टू 2 ले लूं और b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5, तो क्या ये प्राइम नंबर है, 2 5 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल। और क्या इनका सम 12 आता है, हाँ बिल्कुल, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, फार्मूला हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना है, 6 है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 12 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू 6 माइनस 2 मतलब 4, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 1 24, 24 का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 रूट 6 आ जाएगा इसका एरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 का फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 टू द पावर 70 डिवाइडेड बाई 70। मतलब 5 टू द पावर 70 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कांग्रुएंट मॉडुलो वाले फार्मूले से सॉल्व करूंगा। 5 स्क्वायर की अगर बात करें 25 इज कांग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 17। 8 मॉडुलो 17 कैसे आया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 17 से भाग देंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए अगर इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, 5 की पावर 4 कर दें, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64। 64 को 17 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 64 को 17 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है। तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज कांग्रुएंट टू -4 मॉडुलो 17। -4 मॉडुलो 17 माइनस इसलिए लिखा, मतलब मैं इसका देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, और 17 16 4 जा कितना होता है, 68 होता है। तो चूंकि 64 है और मैं इसको 4 बार अगर ले जाऊँ 68 ले जाऊँ तो -4 मुझे लिखना पड़ेगा, -4 मॉडुलो 17 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 5 की पावर 8 इधर कितना आ जाएगा, 16। 16 मॉडुलो 17, 16 मॉडुलो 17 को मतलब 16 में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 मॉडुलो 17। ठीक है, 5 की पावर 8। अब दोनों तरफ में क्या करता हूँ, दोनों तरफ 8 पावर कर देता हूँ, 5 की पावर 8 टू द पावर 8, इधर -1 की पावर 8 आ जाएगा मॉडुलो 17। ठीक है, तो -1 की पावर 8 कितना आता है, 1 आता है।
इसका मतलब 5 की पावर 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। इसको मैं अगर स्टेटमेंट में कहूं तो 5 की पावर 64 को जब 17 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है। अच्छा, इसको इधर थोड़ा सा और देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना है, कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 17। तो अगर दोनों तरफ क्यूब कर दें, अगर 5 स्क्वायर का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। 512 को 17 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 मॉडुलो 17 आ गया। 2 मॉडुलो 17, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 5 की पावर कितना 6 है, यहाँ 5 की पावर 64 है, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 70 आ जाएगा। इसका कॉन्ग्रुएंट टू बन जाए कितना हो गया 2 मॉडुलो 17। 2 मॉडुलो 17, इसका मतलब 5 की पावर 70 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। कहा जा रहा है लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बी -6। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कितना है, -6 है। तो कहा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय इट्स कोफैक्टर। मान लीजिए कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो मान लीजिए कोफैक्टर जो मल्टी मैट्रिक्स बनाई गई, सपोज वो सी बनी, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर आता है। ये फार्मूला है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका पावर ऑर्डर कितना 4 है, 4 - 1 3 लिखेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना -6 है, तो -6 पावर 3 -216 आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। कहा जा रहा है लॉग ऑफ डी डी एक्स और लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस। तो देखिए इसको मैं अगर लॉग एक्स मान लूं तो लॉग एक्स डी डी एक्स और लॉग एक्स कितना मिलता है 1/x, कितना मिल जाएगा 1/sin ऑफ cos 5x। अब मुझे साइन ऑफ cos 5x का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा cos ऑफ cos 5x। और मुझे फिर cos 5x का करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा -5x। और कितना हो जाएगा sin 5x आ जाएगा ये। तो टोटल कितना आ गया, ऊपर आ गया -5x sin 5x, -5x नहीं आएगा, -5 इंटू sin 5x। और देखिए ये cos 5x डिवाइडेड बाई sin 5x, ये बन जाएगा cot 5x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चेन रूल लगाया मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 152 करा एक गिवन डेटा के लिए मीन कितना है, मीन आपको दिया गया 90 और मीडियन कितना दिया गया है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। मीडियन आपको कितना दिया गया है 80। तो पूछ रहे मोड क्या होगा। एक फार्मूला होता है आपके पास, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन का मतलब 240, मोड हमें निकालना है और 2 मीन कर दें तो कितना आ जाएगा 180। 180 माइनस कर दें तो जो हमें मोड मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 60। इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 456 इज डिवाइडेड बाय 7। फिर से मैं कॉन्ग्रुएंट वाला रिलेशन लगाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m वाला रिलेशन लगाऊंगा। देखिए अगर अगर हम लोग बात करें 153 का, तो 3 की पावर 3 कितना आता है 27। 27 को अगर डिवाइड किया जाए किससे, 7 से, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको, -1 मिल जाएगा ना, क्योंकि 7 4 28 होता है, यहाँ 27 है, मतलब -1 मिल जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 को 7 से डिवाइड किया गया तो 7 4 28 आता है ना, हमारे पास 27 है, मतलब -1 मिलेगा। 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 7। अब 3 की पावर 3 है, दोनों तरफ मैं और कितना पावर रेज कर दूं, 152 पावर में दोनों तरफ रेज कर देता हूं। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 152 मॉडुलो 7। और -1 की पावर 152 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 मॉडुलो 7। और लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 की पावर 456 जो मुझे चाहिए था वो आ गया। तो 303 की पावर 456 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 154 कहा जा रहा है लेट जेड बी ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट द रियल एक्सिस एट -5, 0। एक सर्कल है जिसका सेंटर -5, 0 पे है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, -5, 0 पे है, ठीक है। रेडियस कितना 4 है, तो 4 अगर इधर कर दें तो इधर कितना आ जाएगा -1, 0। और इधर 4 कर दें अगर तो कितना आ जाएगा -1, 0 आ जाएगा। मतलब एक सर्कल अगर मैं बनाऊं 4 रेडियस का,
तो यहाँ वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात यहाँ पे। और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, -1, 0, रेडियस 4 है। पूछा जा रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z+3। और जेड क्या है, जेड इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। जेड सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, बाउंड्री पे पॉइंट है। अच्छा, Z+3 का मतलब क्या होता है? Z+3 का मतलब होता है जेड की डिस्टेंस कहाँ से, -3 से। जेड की डिस्टेंस मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Z-3, Z-3, मतलब जेड की डिस्टेंस कहाँ से, -3 से। -3 समझ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में -3, 0। -3, 0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा -3, 0। ठीक है। और तो पूछा जेड आप कहाँ पे लें, जेड मान ली यहाँ पे लिया, ये डिस्टेंस आएगी। जेड बाउंड्री पे ही है, जेड मैंने यहाँ लिया तो ये डिस्टेंस आएगी। जेड मैंने यहाँ लिया तो ये डिस्टेंस आएगी। जेड मैंने अगर यहाँ पे लिया ए पॉइंट पे, ये डिस्टेंस आएगी। और कहीं पे भी आप जेड लेंगे तो ये डिस्टेंस, सबसे बड़ी डिस्टेंस जब जेड ए पे पहुंचेगा तो उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसकी आएगी। तो कितनी आएगी ये पूछ रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी। इसका मतलब -1 और -3 के बीच में गैप कितने का, ये आपको बताना है। सॉरी, यहाँ -1 नहीं आएगा। जब से मैंने 4 ऐड किया था तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा ना। ये रेडियस 4 था तो -9, तो -9 और -3 के बीच में गैप कितने का, 6 का गैप है। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और वो कब आएगी, जब पॉइंट ए पे ये पहुंचेगा। जब जेड पॉइंट ए पे पहुंचेगा उसमें डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 कहा जा रहा, फॉर एनी टू वेक्टर्स इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और कहा जा रहा है डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है, तो देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कॉस थीटा निगेटिव। अब कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। मतलब निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ से मुझे जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, π/2 से पाई और यूनियन 3 पाई से कितना मिल जाएगा, 3π/2 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 157 कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 प्लस एन की पावर 4 वेयर एल एम एन एंड द एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। अब देखिए ये जो लाइन है, ये नीचे जो दिया गया है डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। मतलब ये ए बी सी की वैल्यू दी गई है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू -1। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, मतलब 2/√6। यम कैसे निकाला जाता है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, -1/√6। और यन कैसे निकाला जाता है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी कितना मिल जाएगा, -1/√6 मिल जाएगा। अब मुझे यल की पावर 4 एम की पावर 4 प्लस एन की पावर 4 निकालना है। तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन 36, करेक्ट, और प्लस 1 अपॉन 36, तो 18 अपॉन 36, 18 अपॉन 36 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से, और एक लाइन ये दी गई है, इसका मान लीजिए कर देता हूँ मैं लाइन नंबर 3। तो कह रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस लाइन पे क्या ड्रॉ करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और बताना परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास कितना है, 2x - 5y इज इक्वल टू 7 है। तो सबसे पहले लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये दो लीनियर इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों लाइन को, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा -1/7 कॉमा -1/7 और 8/7 मिलेगा। अब यहाँ से आपको इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला याद करवा देता हूँ। x1 y1 पॉइंट है और लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी जो आती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो कितना आता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे, तो ये फार्मूला लगाने के बाद आपको जो आंसर मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू मॉड में 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे -1/7, फिर -5 और वाई जगह रख देंगे 8/7,
फिर -7 और अपॉन √a² + b² 4 + 25। तो ये कुल मिल जाएगा आपको 13 अपॉन √29। और ये देखेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन में 7 से काट दीजिए, 7 से अच्छा तो 13 अपॉन √29, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। कंसिडर लेट जी बी द, कैपिटल जी है, लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन कौन है, जी है, ठीक है। और A1 और A2 बी द टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में दो अरिथमेटिक मीन है, उसका नाम क्या है, A1 A2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच A2 - A1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय A1 - x इज इक्वल टू G² अपॉन 6 है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मान लिया कि मैंने ए को ले लिया 1 और बी को मैंने 4 ले लिया। क्या 1 और 4 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन मैं लिख सकता हूँ, 2 आएगा। दो नंबर 1 और 4 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, जी इज इक्वल टू √AB, मतलब √4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 और 4 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन हम लोग 2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी 1 और 4 वही नंबर है। क्या इसके बीच में दो अरिथमेटिक मीन मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल 1 2 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 किसमें, एपी में है। तो कहा जाएगा 2 और 3, 1 और 4 के बीच में दो अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, यही वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ए टू हमारे पास कितना आ गया, 3, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ए टू कितना आ गया, 3 माइनस A1/2, A1 कितना है, 2/2। ठीक है, A1 फिर से A1 कितना है, 2 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड G² कितना हो गया, 4 अपॉन 6। सॉल्व करिए, 2/2 कितना हो गया, 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 4/6 का मतलब कितना हो गया, 2/3। 2 2 से काट दिया आपने, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1/3, मतलब आ जाएगा 5/3। अब ऑप्शन में चेक करिए, पहला ऑप्शन A - B/3, ए कितना था, 1 - 4, मतलब 1 - 4 मतलब -3/3, कितना आ गया, -1। हमारा आंसर तो 5/3 आ रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। A - B कितना, 1 - 4 मतलब -3 आएगा, लेकिन हमारा आंसर तो 5/3 आ रहा है, गलत है। A+B का मतलब कितना आ गया, हमारे हिसाब से A+B 5 आ गया, लेकिन आना चाहिए 5/3, ये रॉन्ग है। पांचवा ऑप्शन A+B/3, A+B कितना आ जाएगा, 1 + 4 मतलब 5/3, और हमारा भी आंसर कितना आ रहा है, 5/3। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 160। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या, मान पॉइंट का नाम है A1 A2। ठीक है, ठीक है, A1 A2। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू, या ए बी कर देते हैं, इसको ए कह देते हैं, दूसरे पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। तो R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ये इक्वेशन होता है। रख दीजिए, ए कितना आपका है, 4i कैप -3k कैप और प्लस लैम्डा, बी माइनस ए करेंगे तो -1 - 4 मतलब -5, फिर -5 j कैप और 6 + 3 कितना हो गया, 9k कैप। तो ये हमारा आंसर आएगा 4i - 3k, 4i - 3k और -5 - 5 9, -5 - 5 -9 के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कमेंट लिख के मुझे जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।